भारत में आर्यों का आगमन। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः दो वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। भारत में उन्होंने सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। सप्त सैंधव भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग था। इसे आर्यों का आदि देश कहा गया है। सप्त सैंधव प्रदेश का विस्तार कश्मीर, पाकिस्तान और पंजाब के अधिकांश भागों में था। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं। भगवान महावीर का जन्म 2500 साल पहले ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने समयवसरण में ज्ञान प्रसारित किया। 72 वर्ष की उम्र में उन्हें पावापुरी से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिसमें उन समय के प्रमुख राजा बिंबिसार, कुनिक और चेटक भी शामिल। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती और उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। उनके संघ में 1400 साधु, 3600 साध्वी, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं थी। भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 527 से 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया। उनके साथ अन्य कोई मुनि मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्वाच वंशी क्षत्रिय शाक कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कोली वंश से थी, जिनका उनके जन्म के 7 दिन के बाद निधन हो गया। उनका पालन पोषण महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र नवजात शिशु राहुल और धर्म पत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्त दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि के राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चल गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोध वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध बन गए। पाल सिद्धांत के महान परिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार के भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण लिया। इसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाएं कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है। अगला बिंदु है सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व मकदूनिया मैसेडोनिया का ग्रीक शासक था। वह अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनिया नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में वह कुशल और यशस्वी सेनापतियों में से एक माना गया है। अपनी मृत्यु तक वह उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि जीत चुका था, जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को भी थी। सत्य है कि वह पृथ्वी के मात्र 15% हिस्से को ही जीत पाया था और उसके विजय रथ को रोकने की सबसे मुख्य भूमिका भारत के राजा पुरु, जिन्होंने यूनानी इतिहासकारों में पोरस के नाम से संबोधित किया जाता है, और भारत के क्षेत्रीय सरदारों की थी, जिन्होंने भारत की सेना में अपने पराक्रम के दम पर भारत के प्रति खौफ पैदा कर उनके हौसले को पस्त कर दिया और भारत से लौटने को मजबूर कर दिया। उसने अपने इतिहास काल में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गाझा, बैक्ट्रिया और भारत में पंजाब तक के प्रदेश पर विजय हासिल की, परंतु बाद में वह मगध की विशाल सेना से डरकर वापस लौट। अगला बिंदु है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। प्राचीन काल में उड़ीसा राज्य का बृहद भाग कलिंग के नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। चेदी वंश के तृतीय शासक राजा खारवेल 49वीं ईस्वी के राजगद्दी पर बैठा था। अपने शासनकाल में जैन धर्म को विभिन्न माध्यमों से विस्तृत किया, जिसमें से एक उड़ीसा की उदयगिरी व खंडगिरी गुफाएं भी हैं। अगला बिंदु है विक्रम संवत का आरंभ। विक्रम संवत या विक्रमी भारत उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू पंचांग है। यह नेपाल और भारत के कई जगहों पर संस्कृत एवं आधिकारिक पंचांग है। भारत में अनेकों राज्यों में प्रचलित पारंपरिक पंचांग है। नेपाल में सरकारी संवत के रूप में विक्रम संवत ही चला आ रहा है। इसमें चांद मास नक्षत्र वर्ष का उपयोग किया जाता है।
प्रायः माना जाता है कि विक्रमी संवत का आरंभ 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला बिंदु है शक संवत का आरंभ। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78वीं ईस्वी से आरंभ होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। शक संवत के विषय में बुदुआ का मत है कि इसे उज्जैनी के क्षत्रप चेस्टर ने प्रचलित किया। शक राज्यों को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने समाप्त कर दिया था, पर उनका स्मारक शक संवत अभी तक भारतवर्ष में प्रचलित चल रहा है। अगले संवत की बात करते हैं तो यह हिजरी संवत का आरंभ। शुक्रवार 16 जुलाई 622 ईस्वी को हिजरी का प्रारंभ हुआ, क्योंकि उसी दिन हजरत मोहम्मद साहब मक्का में पुरोहित एवं सत्ताधारी वर्ग दबावों के कारण मक्का छोड़कर मदीना की ओर कूच कर गए। खलीफा उमर की आज्ञा से प्रारंभ हिजरी संवत ने 12 चंद्रमास होते हैं, इसमें 19-30 के मास दूसरे के बाद पड़ते हैं। अगला बिंदु है हर्षवर्धन का शासन। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। उसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। उनका साम्राज्य पंजाब के उत्तरी उड़ीसा तथा हिमालय से नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था। अगला है ह्वेनसांग की भारत यात्रा। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसे 630 ईस्वी से 614 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की। 29 वर्ष की आयु में उसने चंद्र की भूमि भारत की यात्रा करने का निश्चय किया। ह्वेनसांग को प्रपत्र प्राप्त नहीं हो सका, अतः गुप्त रूप से वह अपने देश निकल आया। अगला बिंदु है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। अरब यात्री अल-बर्नी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भुज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और विनाश का सिलसिला जारी रहा। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का युद्ध अथवा तरावड़ी का युद्ध युद्धों 1191 और 1192 की एक श्रृंखला है, जिसने पूरे भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। ये युद्ध मोहम्मद गौरी मूलतः मुजाहिदीन मोहम्मद बिन शाम और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुए। अगला बिंदु है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजकुमारी संयुक्ता का हरण करके इस प्रकार कन्नौज से ले जाना राजा जयचंद को बुरी तरह कचोट रहा था। जयचंद अकेले पृथ्वीराज से युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। उसने सोचा कि इस तरह पृथ्वीराज भी समाप्त हो जाएगा और दिल्ली का राज उसको पुरस्कार स्वरूप दे दिया जाए। अतः ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजित हुई। अगला है गुलाम वंश की स्थापना। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। 1208 में खलीफा ने कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। अगला है वास्को डी गामा का भारत पर आगमन। वास्को डी गामा कब्बड़ पर कालीकट के निकट 20 मई 1498 ईस्वी को भारत में आया। वह कालीकट के क्षेत्रीय राजा जमीरियन से मिला और उससे वार्ता संपन्न की। उसने कालीकट के स्थानीय राजा से मुलाकात की। हालांकि यह वार्ता भारतीयों के साथ व्यापारिक संबंधों की स्थापना के संदर्भ में वास्को डी गामा के लिए उपयोगी नहीं था। अगला टॉपिक है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। सन 1526 ईस्वी में काबुल के तैमूरी शासक जहीर-उद-दौला मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक 14 बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। युद्ध को 21 अप्रैल पानीपत नामक एक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया था। वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। अगला टॉपिक है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध उत्तर भारत के हेमचंद विक्रमादित्य, जिनका लोकप्रिय नाम हेमू, और अकबर के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया। अकबर की सेना खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। अगला टॉपिक पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति शाह सदाशिव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ, जो वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। इस युद्ध में भील प्रमुख इब्राहिम खां बर्दी ने मराठों का साथ दिया। इस युद्ध में दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। अगला का अकबर का राज्यारोहण।
अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के करनौल में हुआ था। बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 और ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुधारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। इसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी की एक संकरा पहाड़ी का दर्रा था। आइए अब बात करते हैं दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना। दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी। इसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक सरमूल धर्म दिया गया था, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया। इसमें प्रमुखतः हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। इसके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया था। अगले टॉपिक की बात करते हैं तो प्लासी युद्ध, जो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी युद्ध का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले की गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को हरा दिया। अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध, जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 के में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व का अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ चला गया। अगले टॉपिक की बात करते हैं तो अगला टॉपिक है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर असूलने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था हेतु मत समझौता था। इसे बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। अगला है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 में भारत के तत्कालीन वायसराय कर्नल के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना। 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका, जो बांग्लादेश में है, में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लीग में आगा खान, ख्वाजा समीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे। वर्ष 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई। अगला है मार्ले मिंटो सुधार। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यवाही परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषद के सदस्यों को भी सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। विश्व के इतिहास में 1914 का वर्ष एक ऐसे युद्ध के लिए जाना जाता है जिसने विश्व के सभी देशों को अपनी चपेट में ले लिया था। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान हुई। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन में ब्रिटिश प्राधिकारी भी हिल गए थे। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। पूरे भारतवर्ष में हड़ताल व विरोध किया गया तथा जहां भी वह गए उन्हें काले झंडे तथा साइमन गो बैक के नारे से झेलने पड़े। केंद्रीय विधानसभा के भारतीय सदस्यों ने भी साइमन कमीशन का स्वागत करने से भी इनकार कर दिया। 1882 में बने भारतीय नमक कानून से सरकार को पुनः एकाधिकार प्रस्थापित करा दिया। 12 मार्च 1930 को 79 अनुयायियों के साथ गांधी साबरमती से दांडी चले और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ दिया और ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा कर दी। अगला है गांधी इरविन समझौता। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तत्कालीन वायरस लॉर्ड इरविन के बीच हुए एक समझौते के लिए याद किया जाता था। 5 मार्च 1931 को यह राजनीतिक समझौता किया गया था, जिसे इरविन और गांधी समझौता के रूप में जाना जाता है। यह पहला मौका था जब अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के साथ समान स्तर पर समझौता किया था।
अगला है कैबिनेट मिशन का आगमन। 1946 ईस्वी भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिमंडल मार्च 1946 को भेजा। इस प्रतिमंडल ने लॉर्ड पावेल्स तथा भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज लाना। महात्मा गांधी की हत्या। नाथूराम विनायक गोडसे 19 मई 1910 से 15 नवंबर 1949 महात्मा गांधी के हत्यारे थे, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिंदु रक्त सीमा पर गांधी जी को 3 बार सीने में गोली मार दी। अगला है चीन का भारत पर आक्रमण। भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है, चीन और भारत के बीच 1962 में हुआ एक युद्ध था। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए थे। अगला भारत पाकिस्तान युद्ध। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध उन मुठभेड़ों का नाम है जो दो देशों के बीच अप्रैल 1965 से सितंबर 1965 के बीच हुई थी। इसे कश्मीर के दूसरे युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर राज्य पर अधिकार के लिए बंटवारे के समय से ही विवाद चला। अगला है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ एक शांति समझौता था। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़े को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। यह समझौता ताशकंद सोवियत संघ, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में हुआ था। अगला है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोट का युद्ध कन्नड़ 23 जनवरी 1565 ईस्वी दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप विजयनगर की हार और दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का पतन रहा। अब बात करते हैं कारगिल युद्ध की। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। पाकिस्तान की सेना और कश्मीर उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गया था। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन भी लंदन में ही था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। लंदन में वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आरंभ 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। इस सम्मेलन के समय भारत के सचिव सैमुअल होर थे। सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की कुल संख्या 46 थी। इस सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड नहीं 1932 में दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की बात कही थी। दोनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था, जो 1942 के मार्च के उत्तरार्ध में सर स्क्रैफोर्ड क्रिप्स, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे, की अध्यक्षता में भारत आया था। अगला है चीनी क्रांति। चीन की 1911 की क्रांति के फलस्वरूप चीन के अंतिम राजवंश चिंग राजवंश की समाप्ति हुई और चीनी गणतंत्र बना। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। 20वीं शताब्दी से चीन एशिया का प्रथम देश था जहां गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई।
चीन के क्रांतिकारियों ने फ्रांस वालों का अनुकरण किया और राजतंत्र का सदा के लिए अंत कर दिया। अगला है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी, जो 1789 से 1799 तक चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया, एक गणतंत्र की स्थापना हुई, खूनी संघर्षों का दौर चला और अंततः नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई, जिससे इस क्रांति में अनेकों मूल्यों का पश्चिमी यूरोप में तथा उसके बाहर प्रसार हुआ। अब बात करते हैं रूसी क्रांति की। सन 1917 की रूसी की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप रूस से जार के स्वेच्छाधिकारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। यह क्रांति दो भागों में हुई थी, मार्च 1917 में तथा अक्टूबर 1917 में। पहली क्रांति के फलस्वरूप साम्राज्य को पद त्याग के लिए विवश होना पड़ा तथा एक अस्थायी सरकार बनी। अक्टूबर की क्रांति के फलस्वरूप अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार, कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की गई थी।